वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं कोलरोश लॉ को। कोलरोश लॉ की नीड क्या है, उसके लिए हमें समझना होगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। इसमें हम दो केस देखेंगे। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें डिबाय-हक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन देखेंगे। सेकंड केस होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जहां पर हमें नीड पता चलेगी कि हमें कोलरोश लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम देखेंगे कि कोलरोश लॉ क्या है, इससे समझने की कोशिश करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे। देन हम लास्ट में उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। देन हम उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल भी लेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कोलरोश लॉ को समझने के लिए यानी उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, उसने क्या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व की, उससे पहले हमें देखना होगा कि मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। देखिए, हमें पता है हमारे पास दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स रहा करते हैं, जिसमें पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं उसमें कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए। और बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ करता, उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बहुत कम रहता है। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। इसमें हम सबसे पहले कंडक्टेंस बिहेवियर देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। बात करें, हमारे पास यह है डिबाय-हक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो हमारे पास वेरिएशन देता है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। बात करें इस इक्वेशन में हमारे पास जो टर्म्स हैं, डेल्टा एम नोट जो है या फिर डेल्टा एम ज़ीरो कह लीजिए, ये है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जिसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल रहे हैं। अब आप एक तरफ तो इनफाइनाइट वर्ड यूज़ कर रहे हैं डाइल्यूशन के लिए, और फिर उसके बाद आप मोलर कंडक्टिविटी में आप लिमिटिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? तो थोड़ा समझिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। देखिए, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो यानी दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज कर रही है। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की एक वैल्यू है, मान लीजिए कोई भी वो वैल्यू है। अब जैसे ही हमने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, तो हम देख कर आए हैं पिछले लेक्चर में डाइल्यूशन से हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर हमने थोड़ा सा डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम का एक पॉइंट आया, फिर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी कुछ अमाउंट में बढ़ी। एक पॉइंट ऐसा आया जब हमने डाइल्यूशन इंक्रीज किया, हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हुई, लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी है अब वो इंक्रीज करना बंद कर गई है, यानी वो सैचुरेशन पॉइंट तक आ चुकी है, अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक आ चुकी है जितना वो इंक्रीज कर सकती थी। तो वो वॉल्यूम का पॉइंट जिसके ऊपर हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अचीव कर ले, अपने सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर ले, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट या फिर जीरो कंसंट्रेशन पॉइंट। और इसी वजह से हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी है। अब बात करें स्मॉल बी की, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का टाइप क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, टेम्परेचर क्या है, हाई है, लो है। अब जरा हम ग्राफ से समझते हैं कि किस तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास वेरिएशन दे रही है मोलर कंडक्टिविटी की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ। देखिए, यही थी हमारे पास डिबाय-हक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन। डेल्टा एम सी यानी जो मोलर कंडक्टिविटी है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन सी पर इज इक्वल टू डेल्टा एम जीरो, जिसे हमने क्या नाम दिया था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बी हमारे पास कांस्टेंट है, ये सी हमारे पास कंसंट्रेशन है। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें हमारे पास स्लोप नेगेटिव है। तो जब हमने प्लॉट किया मोलर कंडक्टिविटी को, यूनिट्स हमने निकाले थे इसके विद रिस्पेक्ट टू रूट सी यानी कॉन्सेंट्रेशन के, मोल पर लीटर रूट है तो 1/2 लगाया, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है विद नेगेटिव स्लोप। अब जरा इस प्लॉट को समझिएगा, ध्यान से सुनना। हमने नहीं, जो भी हमारे पास केमिस्ट्स रहे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर हमारे पास
मोलर कंडक्टिविटी आ गई। अब देखिए इस तरफ अगर हम जाए तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, इस तरफ आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया गया। जब कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं। पहले इस पॉइंट की बात करें तो ये थी, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया, क्योंकि इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो हमारे पास देखिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि इस स्केल पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया हमारे पास, और हमारे पास हमने देखा कि फिर से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। बार बार लेबर करें तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं ना, इस एक्सिस पर जहां पर ये कट करेगा ये पॉइंट होगा हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। क्योंकि देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, जीरो ही तो है, तो इस पर हमारे पास ये आ गई मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। अब जरा इस कर्व को समझिएगा। हमारे पास हमने देखा कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएशन हो चुका है आयंस का। डाइल्यूशन करने पर या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर नंबर ऑफ आयंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कंडक्टेंस किस वजह से बढ़ रही है माय डियर? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर जो आयंस है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जा रही है, जिससे जो आयंस है वो थोड़ा और अच्छे तरीके से मूव कर पाएंगे, हमारे पास बेटर कंडक्टेंस हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर कंडक्टिविटी हमारे पास बढ़ रही है। उसके बाद बात करें, ये पॉइंट में हमने यही लिखा है, द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शोज दैट देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। दिस इज बिकॉज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन एंड सो द नंबर ऑफ आयंस रिमेन कांस्टेंट। और इसके बाद भी हमारे पास एक पॉइंट है, ये लिखिए, फिर मैं उसे भी लिखवा देता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। At higher concentrations, the greater interionic attractions retard the motion of ions and the conductance falls with increase in concentration. With decrease in concentration, that is with dilution, with increase in dilution कर लीजिए यहाँ पर, with increase in dilution, the ions are far apart and therefore the interionic attraction decreases, due to which the conductance increases with dilution and approaches a maximum value at infinite dilution designated at delta m0 और delta m infinity. Clear? अब हमारे पास डियर ये तो बात हो गई कि कंडक्टेंस का बिहेवियर कैसा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। आप इसे नोट कीजिए, देन हम देखते हैं कि कंडक्टेंस का बिहेवियर क्या रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। तो चलिए अब हम देखेंगे कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट वो जहाँ पर जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते आयंस में, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हमने देखा था कि बहुत कम रहता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सेम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, मान लो x मोल पर लीटर, इस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कुछ ना कुछ कंडक्टेंस रहेगी, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रहेगी। अब ये तो क्लियर है कि पर्टिकुलर सेम कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम x मोल पर लीटर ले रहे हैं उस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के, क्योंकि कंडक्टेंस है किसकी वजह से? आयंस की वजह से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें ज़्यादा आयंस मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमें ज़्यादा कंडक्टेंस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम कॉन्सेंट्रेशन पर। अब जरा इस कर्व को समझिए जिसमें हमने डेल्टा एम को प्लॉट किया है रूट सी के अगेंस्ट में। हमने कंडक्टेंस कंसंट्रेशन ली एक पर्टिकुलर और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हमें मिली। हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया या फिर मैं कहूँ डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, तो हमें एक ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज देखने को मिला है कंडक्टिविटी के अंदर। अब इस जो लार्ज अमाउंट में इंक्रीज देखने को मिला है आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है
कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं या कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं कि नहीं। याद करो ओस्टवाल डाइल्यूशन ला वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अब ना सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस बढ़े बल्कि उनके बीच का डिस्टेंस भी तो कम हो रहा है डाइल्यूशन के साथ साथ, यानी अब वो थोड़ा और फ्रीली मूव करेंगे। यानी यहाँ पर दो फैक्टर हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ एक फैक्टर था जो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज हुआ ना आयंस के बीच में। यहाँ सिर्फ ना सिर्फ के हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है बल्कि नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जो अमाउंट है कंडक्टिविटी की वो ज्यादा इंक्रीज कर रही है। और जब लिमिटिंग वैल्यू को अचीव करती है यानी वो पॉइंट जहां पर मोलर कंडक्टिविटी सैचुरेट हो चुकी है वहां पर बल्कि हमें और ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात अगर हम करें। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हमने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया था डेल्टा m0 यानी जो मोलर कंडक्टिविटी थी जीरो कंसंट्रेशन पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिससे हम बोलते थे वो मिल जा रही थी। लेकिन इस केस में ये तो कहीं मिल ही न रहे, पैरेलल चले जा रहे हैं, ना जाने जाकर कहाँ मिलेंगे। यहाँ पर तो एक्स्ट्रापोलेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो यानी यहाँ पर हमारे लिए एक्सपेरिमेंटली भी डिफिकल्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना। इस प्रॉब्लम को हमारे पास सोल्व किया था कोलरोश ने और उन्होंने ही अपना ला दिया था कोलरोश ला। क्या है कोलरोश ला वो हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली हमारे पास एक नीड थी कि हमें कोलरोश लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कर पाएंगे कोलरोश लॉ की। अब जो कंडक्टेंस बिहेवियर है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मैंने आपको समझाया बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार आइए रीड कर देते हैं। सब आप समझ चुके हैं, बस एक बार रीड करें थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। द कर्व obtained for a weak electrolyte shows that there is a very large increase in conductance with dilution, especially near infinite dilution. This is because as the concentration of weak electrolyte is reduced, more of it ionizes. Thus, increase in conductance with decrease in concentration is due to increase in number of ions in the solution. However, it does not reach a limiting value. Limiting value यहाँ पर हमारे पास आ नहीं रही है। दो और पॉइंट है, इन्हें नोट करें, देन हम उन्हें भी देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। एक्सपेरिमेंटली आल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एज इट डज नॉट अप्रोच ए लिमिटिंग वैल्यू। पैरेलल जा रहे हैं दोनों। द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय कोलरोश हु पुट फॉरवर्ड ए लॉ नोन एज कोलरोश लॉ। तो चलिए अब हम समझते हैं कोलरोश लॉ को। देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हम डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस हमारे पास होती है वो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी रहा करती है। अब जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना, और इन आयंस की वजह से हमारे पास टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी। कोलरोश क्या कहते हैं कि जो ये टोटल मोलर कंडक्टिविटी है ना इसमें प्रत्येक ईच आयन अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता है और वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो प्रत्येक आयन ईच आयन करता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उसे हम बोलते हैं मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। आई रिपीट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट होता है आयंस में और इन आयंस की वजह से हमें मिलती है कंडक्टिविटी। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इन आयंस की वजह से हमें टोटल मोलर कंडक्टिविटी मिली। कोलरोश कहते हैं कि ईच आयन अपना कंट्रीब्यूशन करेगा इस टोटल मोलर कंडक्टिविटी में और उस कंट्रीब्यूशन को क्या हम बोलेंगे, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। कब बात हो रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यह बात हो रही है। यही दो पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, आइए रीड करते हैं। ईच आयन मेक्स ए डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब है इसका कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमारे पास आयंस
काफ़ी दूर दूर है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। यानी ये डिपेंड ही नहीं करता कि एक पर्टिकुलर आयन इलेक्ट्रोलाइट में जब था वो किसके साथ एसोसिएटेड हो रहा था। जब वो डिसोशिएट हो गया तब तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। इनफाइनाइट डिल्यूशन पर तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा ही नहीं। यानी डिपेंड ही नहीं करता कि इलेक्ट्रोलाइट में दूसरे आयन का नेचर क्या है, कि ये तो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि अब इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। वो मतलब है कि यहां पर डिपेंड नहीं करता कि नेचर क्या है दूसरे आयन का इलेक्ट्रोलाइट के केस में। This individual contribution of an ion towards the total molar conductivity of the electrolytes is called molar ionic conductivity. Clear? अब ये हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं इनको जनरलाइज करके कोलरोश ने स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट क्या है आइए वो देखते हैं। तो चलिए अब हम समझेंगे स्टेटमेंट को कोलरोश लॉ की। कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो किसके इक्वल होगी? जो कैटायंस होंगे उनकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी प्लस जो एनायंस होंगे उनकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज के। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड द एनायंस ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ए वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब है इस लाइन का, ये समझेंगे। अगर हम बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl के लिए, तो वो होगा कि जो कैटायन है उसकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी प्लस जो एनायन होगा उसकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। अब जो वन फॉर्मूला यूनिट है इसके अंदर कैटायन कितना है, एक ही तो है, एक ही Na है, तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। Cl माइनस कितना है हमारे पास, एक ही है, तो यहां पर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात करें BaCl2 की, तो इसके केस में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कंसंट्रेशन पर, वो किसके इक्वल होगा? जो कैटायन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगी प्लस एनायन होगा उसकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगी। अब जो फॉर्मूला यूनिट है उसमें Ba कितना है, एक है, तो यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने Cl हमारे पास 2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मतलब था कि हमने प्रत्येक को मल्टीप्लाई करा है विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एक और एग्जांपल देखो, बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी। बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Al2SO4 थ्राइस के लिए, वो होगा कैटायन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी प्लस में एनायन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है हमारे पास वन फॉर्मूला यूनिट में। Al कितने हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। SO4 हमारे पास कितना होगा 3 से, तो SO4 3 माइनस को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? कोलरोश लॉ में अभी थोड़ी 2-3 चीजें और हैं, उन्हें भी देखते हैं। फॉर द टाइमिंग आप इतना नोट कीजिए। तो चलिए अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में हम कोलरोश लॉ को समझें, तो ये कहता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है कि इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर, वो इक्वल होगा कैटायन की आयनिक कंडक्टिविटी के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्लस एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। यानी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो किस पर डिपेंड कर रही है? कैटायन पर और एनायन पर। यही बातें हमने यहाँ पर लिखी है। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द टू वैल्यूज, वन डिपेंडिंग अपॉन द कैटायन एंड द अदर डिपेंडिंग अपॉन एनायन। ये हमारे पास हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये डेल्टा नोट C क्या है? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और हमारे पास डेल्टा नोट A क्या है? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नोट डालकर लिखेंगे कि जो ये कोलरोश लॉ है इसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी बोल सकते हैं। इस नाम से भी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बात आती है कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ये पहला ही हम चर्चित कर चुके हैं जब हमने कोलरोश लॉ में वो पॉइंट डिस्कस किया था कि ईच आयन कंट्रीब्यूट करता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी में, और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो दूसरा आयन है इलेक्ट्रोलाइट में उसका नेचर क्या है। क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, वहाँ पर हमारे पास आयोनाइजेशन हो चुका है पूरा, हमारे पास जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन आयंस के बीच में वो खत्म हो चुकी है, या हम बोले बहुत ही नाम मात्र की है। तो अब जो आयन है वो फ्रीली मूव करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ, वो उस पर क्यों डिपेंड करेगा जिससे वो पहले एसोसिएटेड था। मान लीजिए NaCl की बात करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Na प्लस Cl माइनस इनके बीच की हम बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो Na प्लस
इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ, वो Cl- से क्यों इफेक्टेड होगा, जिससे कि वो पहले एसोसिएटेड था NaCl की फॉर्म में। वही बात यहाँ पर की गई है। क्लियर? तो आप इतना नोट करें। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसे डिस्कस करते हैं, देन हम एप्लीकेशन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कोलरोश लॉ की। तो चलिए नोट डालकर लिखिएगा इससे भी कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो रिलेटेड है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से कुछ इस तरीके से। बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय V प्लस Z प्लस। बात करें डेल्टा इक्विवेलेंट की तो मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा M V माइनस Z माइनस। यहाँ पर V प्लस क्या है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक नंबर होगा कैटायन का, Z प्लस क्या है कैटायन का जो चार्ज होगा, V माइनस की बात करें तो स्टोइचियोमेट्रिक नंबर होगा एनायन का, Z माइनस क्या है जो चार्ज होगा एनायन का। वेयर V प्लस एंड V माइनस आर द स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस, Z प्लस एंड Z माइनस आर द चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। जैसे बात करें BaCl2 की, यहाँ से हमें मिलता है Ba2 प्लस 1 और साथ में मिलते हैं 2 Cl माइनस। तो यहाँ पर कैटायन जो है Ba2 प्लस, इसका स्टोइचियोमेट्रिक नंबर हो गया 1 यानी V प्लस, और इसका चार्ज क्या है 2 प्लस यानी Z प्लस। बात करें एनायन की Cl माइनस की, इसका स्टोइचियोमेट्रिक नंबर क्या हो गया 2 यानी V माइनस, और इसका चार्ज क्या होगा माइनस यानी Z माइनस की बात यहाँ पर हो रही है। तो आप इतना नोट कीजिए। देन हम एप्लीकेशन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कोलरोश लॉ की। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन देखते हैं कोलरोश लॉ की। एप्लीकेशन क्या है कि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिटरमाइन करेंगे इनफाइनाइट डिल्यूशन पर या जीरो कंसंट्रेशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एग्जांपल लेते हैं हम एसिटिक एसिड का। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में। अगर कोलाश लॉ का यूज़ करें, देखिए अभी पीछे हम देख कर आए हैं कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में बात करें तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रहेगी इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, वो किस पर डिपेंड करेगी कैटायन पर और एनायन पर। यानी कैटायन की आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। वही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एसिटिक एसिड की, वो आयनिक कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डिल्यूशन पर या जीरो कंसंट्रेशन एनायन की, और साथ में प्लस कर दिया कैटायन को। अब जो ये इक्वेशन है इसे हम अचीव कर सकते हैं अगर हमें इन पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज पता हो इनफाइनाइट डिल्यूशन पर। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि इनकी पता हो, वो आपको क्वेश्चन में देगा। फॉर द टाइमिंग इतना समझें कि अगर हमें इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज पता है इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, तो हम ये इक्वेशन को अचीव कर सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। बात करें इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, कोलोश लॉ यहाँ पर लगाएं तो कैटायन की आयनिक कंडक्टिविटी प्लस एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी, कैटायन है K प्लस एनायन है Cl माइनस, मान लेंगे इसे इक्वेशन 1। इसी तरीके से CH3COOA के लिए भी आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैटायन की एंड देन एनायन की। इसी तरीके से HCl के केस में आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन कैटायन की प्लस एनायन की। अब हमें चाहिए क्या, CH3CO माइनस की आयनिक कंडक्टिविटी और H प्लस की। देखिए कहाँ कहाँ पर, आप थोड़ा देखिए, ये रहा CH3COO माइनस की आयनिक कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, और ये रहा H प्लस, यानी ये दोनों तो हमें प्लस में चाहिए यानी 2 + 3। अब K प्लस भी हमें काटना है, Cl माइनस भी काटना है। ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 + 3 करके, तो वही हमने किया है 2 + 3 - 1। यहाँ पर राइट हैंड साइड की मैं बात करूँ तो 2 हमारे पास आ गया आयनिक कंडक्टिविटी CH3CO माइनस की, देन K प्लस की प्लस में 3 किया, H प्लस की Cl माइनस की माइनस में 1 किया, तो K प्लस की और Cl माइनस की। देखो क्या क्या जा रहा है, K प्लस से K प्लस के माइनस में है, Cl माइनस वाले से Cl माइनस वाला गया क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था। बचा क्या, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस प्लस में आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आ गई ना ये इक्वेशन। यानी हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है जो CH3COH की, वो इन तीनों का सम है। देखिए यही तीनों तो यहाँ पर लिखी हैं, यही थी हमारे पास एप्लीकेशन इसकी। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फॉर द टाइमिंग इतना नोट कर लीजिए। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl HCl CH3CO NaR दिस एंड दिस ओम इनवर्स या फिर साइमन, यहाँ पर आप बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए अभी हम डिस्कस कर आ चुके हैं
कि अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करूं CH3COOH के केस में, तो वो किसके इक्वल होगा? अगर मैं इसकी आयनिक कंडक्टिविटी बात करूं कैटायन की प्लस में एनायन की, ये हो गई हमारे पास एनायन की, इसकी आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन की। अब हमें ये चाहिए, गिवन क्या क्या है? NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें गिवन है, कोलाश लॉ लगाएंगे इसके ऊपर भी, तो इसकी आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस की प्लस में Cl माइनस की, ये हमें कितनी गिवन है? 126.4 साइमन या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट, जो क्वेश्चन में है वही ले लेते हैं, ओम इनवर्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेरे पास HCl की मुझे गिवन है, वो किसके इक्वल होगी? लिमिट आयनिक कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस कैटायन की एंड देन Cl माइनस की, ये मेरे पास गिवन है 426.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। बात करूं मैं CH3CONa की, वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा ज़ीरो किसका? CH3CO माइनस का प्लस में डेल्टा ज़ीरो किसका? Na प्लस का। ये मेरे पास कितना गिवन है? 91.91 ही है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब चाहिए क्या? CH3CO माइनस किस इक्वेशन में है? थर्ड में है। और क्या चाहिए? H प्लस कहाँ पर है? देखिए हमारे पास, इससे मान लो 2, इससे मान लो 3, 1 में मेरे पास CH3CO माइनस है और थर्ड में मेरे पास H प्लस है, इन दोनों का प्लस मुझे चाहिए। देखो इक्वेशन, इसे 4 मान लो, मुझे 1 अचीव करना है। CH3CO माइनस कहाँ है? फोर्थ में। H प्लस कहाँ है मेरे पास? थर्ड में। तो मैं 4 + 3 करूँगा। और अब कट क्या क्या करना है मेरे को? यहाँ से मुझे Na प्लस हटाना है और हमारे पास Na प्लस कहाँ है? 2 में, और यहाँ से मुझे Cl माइनस हटाना है, कहाँ पे है? 2 में, यानी -2 करेंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा? लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से लिखूं, पहले 4 है, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, और साथ में हमने क्या किया? +3 किया है, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस में लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, माइनस मैंने किसे किया है? 2 को, ये लैम्डा ज़ीरो या लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा ज़ीरो Cl माइनस, प्लस का है ये माइनस का, यहाँ से ये गया, ये प्लस का है यहाँ से माइनस का, बचा क्या? लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस, यही तो मुझे चाहिए था। और इन तीनों की मेरे को वैल्यू गिवन है। 4 + 3 किया है मैंने, यानी 91 प्लस में 426.1 और साथ में मैंने माइनस किया है 2 को, यानी यहाँ से माइनस करूँगा 126.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। जब डियर आप इसे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये आपका होगा फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट समझ आया? अब तो अप्लाई भी किया, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको ये? तो ये हमारे पास बात हो गई कोलाश लॉ की एप्लीकेशन की, जिसमें हमने क्या डिटरमाइन किया? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिटरमाइन किया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार सम अप करें, आज हमने क्या किया? बेसिकली हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा था कोलोश लॉ। उसकी नीड को समझने के लिए पहले हमने वेरिएशन को देखा मोलर कंडक्टिविटी की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। पहले हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस लिया, जहाँ पर डी-बाई-हक-कलोन-सागर इक्वेशन देखा, जहाँ पर हमें वेरिएशन में नेगेटिव स्लोप में देखने को मिल रहा था। जब हमने मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी यानी कॉन्सेंट्रेशन के रूट से ग्राफ प्लॉट किया था। देन हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखा, वहाँ पर हमें एब्रप्ट इंक्रीज देखने को मिल रहा था। उसके बाद हमने कोलरोश लॉ को समझा, यहाँ से हमें नीड पता लग गई थी उसकी क्या है, तो हमने कोलरोश लॉ को समझा कि वो क्या है। देन हमने उसकी स्टेटमेंट को देखा, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देन हमने लास्ट में उसकी एप्लीकेशन को देखा, जहाँ पे हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट किए। देन उसके बेस पर हमने एक न्यूमेरिकल देखा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।